हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि यूटिलाइजेशन से है। तो सबसे पहले हम लोग यूटिलाइजेशन के बारे में समझते हैं और यूटिलाइजेशन जो है कहाँ से आया है इसको पहले समझते हैं। देखिए, यूटिलाइजेशन जो है ये बेसिकली पावर सिस्टम का ही पार्ट है और पावर सिस्टम में बेसिकली 5 पार्ट है, यानी पावर सिस्टम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा जनरेशन, यानी जहाँ पे हम लोग बिजली जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिंग स्टेशन। और यहाँ पे मैंने सिंपली जनरेशन लिखा है, यानी जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है जनरेशन, ठीक है, कि बिजली को हम लोग किस तरह से जनरेट करते हैं। दूसरा आता है हमारा, जब बिजली जनरेट हो गया तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे, यानी हम लोग को ट्रांसमिट करना होगा। तो उस बेसिस पे हमारा आता है ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा बिजली ट्रांसमिट हो गया ए प्लेस से बी प्लेस तक, तो वहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डाउन करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस बेसिस पे हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब बिजली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी घर तक, ऑफिस तक, बिजनेस तक, या फिर जो भी हमारा इंडस्ट्री है वहाँ तक पहुँच गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे यानी यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा यूटिलाइजेशन। और पावर सिस्टम का एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन में हम लोग बेसिकली जितने भी हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन जो है बेसिकली पावर सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो जब भी आप पावर सिस्टम पढ़िएगा तो आपको बेसिकली ये 5 टॉपिक पढ़ना होगा और यही पूरे 5 टॉपिक में हमारा पावर सिस्टम पूरा कवर होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग बिजली यूज़ करते हैं घरों में, जैसे हमारा जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारा जो बिजली है वो घर तक पहुंच गया है, इंडस्ट्री तक पहुंच गया है, फिर जो भी हमारा ऑफिस है वहां तक पहुंच गया है। तो अब हम लोग इसमें फ़ैन यूज़ करेंगे, फ्रिज यूज़ करेंगे, कूलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजली का यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी बिजली के खपत को हम लोग कहते हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन जो है बेसिकली सबसे बड़ा, यानी सबसे ज़्यादा जो बिजली का यूटिलाइजेशन होता है या फिर जो कंजम्पशन होता है वो इंडस्ट्रियल में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। अब देखिए, हमारा इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर क्या आता है, जितना भी हम लोग मोटर यूज़ करते हैं, जैसे 2 तरह का मोटर होता है, एसी मोटर और डीसी मोटर, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग एसी मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी के अंदर क्या होता है, हम लोग इसको इजी वे में स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फैसिलिटी जो होता है डीसी के अंदर नहीं आता है। लेकिन कभी कभी हम लोग को डीसी बेसिकली यूज़ करना होता है, क्योंकि जैसे हमारा ट्रैक्शन है, ठीक है। ट्रैक्शन यानी लोकोमोटिव इंजन में जो भी हम लोग मोटर यूज़ करते हैं वहाँ पे डीसी सीरीज़ मोटर होता है। अब डीसी सीरीज़ मोटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सप्लाई देने के लिए हम लोग को डीसी यूज़ करना होगा। यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर जितना भी हमारा मोटर है, एसी मोटर, डीसी मोटर, तो ये सब जो भी यूज़ होता है ज़्यादातर हम लोग इंडस्ट्रियल लोड में यूज़ करेंगे, यानी इंडस्ट्रियल जो भी हमारा जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हो गया इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर जो भी हमारा मोटर है डिफरेंट टाइप्स का, एसी और डीसी के अंदर, वो सब हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रिक हीटिंग, यानी इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम लोग हीट पैदा करेंगे या फिर हीट जनरेट करेंगे। तो आज के डेट में अगर हम लोग फ्यूल को यूज़ करके या फिर फ्यूल को बर्न करके यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या एक तरह से पॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कोयले को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो वहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए वो हानिकारक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उस बेसिस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे कोई भी हमारा धुआं ये सब नहीं निकलता है। सिंपली हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया। उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस हीटिंग है, और रेजिस्टेंस हीटिंग ये भी हमारा हीटिंग है। और भी डिफरेंट जो हीटिंग यूज़ करते हैं वो हो गया, यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया। उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आएगा। उसके बाद हमारा इल्यूमिनेशन आता है। इल्यूमिनेशन यानी जितना भी हम लोग लाइट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेशन।
और उसके बाद आता है हमारा ट्रैक्शन। और भी डिफरेंट वे में हम लोग इलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी हम लोग डिफरेंट लिक्विड यूज़ करके जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उस पर हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करके जो भी हम लोग एक दूसरे को पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि जंग ना लगे, उस बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक का। उसके बाद जो भी हम लोग एयर कंडीशनर हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब जो भी इंडस्ट्री ये सब में यूज़ करेंगे। जैसे कोल्ड स्टोरेज है तो कोल्ड स्टोरेज यानी वहाँ पे ठंडा रखना है, तो ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर यूज़ करना होगा। तो वहाँ पे भी हम लोग को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, यानी वहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा जो बिजली का कंजम्पशन होता है हमारे देश में वो सबसे ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल में, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। और बुक जब भी आप फॉलो कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जो भी पढ़ना होगा वो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद फिर हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव आ जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आ जाएगा, इल्यूमिनेशन आ जाएगा, ट्रैक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब बहुत ही ऑप्शनल होता है, ठीक है, उस बेसिस पे हमारा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सब जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपको यूटिलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा और ये कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक समझने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, यानी डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन भी करते हैं। तो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन के बारे में मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया। देखिए, डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन में भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंडीशन होता है बहुत ही एक तरह से एक्सेप्शनल होता है। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा इलेक्ट्रिक ड्राइव। जिस तरह से हमारा वहाँ पे था, आप कंपेयर करते जाइएगा। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एसी मोटर यूज़ करेंगे, और एसी मोटर जो यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज़ मोटर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग घर में जो कनेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो हमेशा सिंगल फेज़ होता है, ठीक है। डीसी मोटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होता है। तो डीसी मोटर यहाँ पे एक तरह से नेग्लिजिबल मान के चलेंगे डोमेस्टिक लोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और भी मोटर है एसी मोटर में, जैसे 3 फेज़ हो गया, तो 3 फेज़ यहाँ से हमारा कंसीडर नहीं हो पा रहा है, तो उस बेसिस पे हम लोग इसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये एक तरह से एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा हीटिंग। तो हीटिंग भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन हीटिंग भी हमारा किस बेसिस पे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ या तो हम लोग पानी को गर्म करने के लिए यानी गीज़र यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर रड यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर जो हम लोग आयरन कर रहे हैं, कपड़ा आयरन कर रहे हैं आज की डेट में आयरन से, तो उस बेसिस पे हमारा यही यानी 2 से 3 इक्विपमेंट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तीसरा है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग भी हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यानी डोमेस्टिक यानी घर ये सब में हम लोग वेल्डिंग नहीं यूज़ करेंगे, वेल्डिंग का कोई यहाँ पे चांसेस ही नहीं है। चौथा आता है हमारा ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन भी यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। पांचवा आता है हमारा इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक लोड में हमारा इल्यूमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद छठा जो आता है ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमारे यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप बुक को फॉलो कीजिएगा तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन एक ऐसा एक तरह से फील्ड है जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो भी हम लोग आज के डेट में डिफरेंट वे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उस बेसिस पे हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन को पढ़ते हैं, डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन को कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो केसेस है, जैसे वेल्डिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है, हीटिंग में हम लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो भी हमारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का तरीका है, जो बेस्ट वे है यूटिलाइजेशन को यानी समझने के लिए, वो हमारे लिए सबसे बेटर है इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। और इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन में पूरा हमारा टर्म्स आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक को कवर करता हूँ, इल्यूमिनेशन को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, और यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और इल्यूमिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये बुक में जो लैंग्वेज लिखा होता है उस बेसिस पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी सब जो भी हमारा यूटिलाइजेशन के अंदर आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो इसमें हम लोग को एसी मोटर और डीसी मोटर पढ़ना है। एसी मोटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बाद किस तरह से इसका स्पीड कंट्रोल करते हैं, डीसी मोटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये सब आपको पता होगा। तो ये सब जो है आप खुद से अगर आप बुक को फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग भी बहुत सिंपल है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, रेजिस्टेंस हीटिंग हो गया, इसके अंदर फिर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग हो गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का हीटिंग है। तो ये सब जो भी हम लोग इसमें फर्नेस ये सब यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग, जो भी रेजिस्टेंस के अंदर आता है, तो ये सब आप खुद से बुक से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। उसका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आता है, तो ये भी हमारा बहुत ही ईजी है, पूरा थ्योरी है, इसमें कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट समझाने लायक नहीं है, ठीक है। ट्रैक्शन है, तो ट्रैक्शन बेसिकली पूरा डीसी सीरीज़ मोटर के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद फिर जो भी हमारा
ब्लॉक डायग्राम होता है ट्रैक्शन का, पैंटोग्राफ से लेकर के जो भी हम लोग ट्रैक से न्यूट्रल लेते हैं उस बेसिस पे किस तरह से वहाँ पे स्पीड कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हमारा कोस्टिंग यानी ब्रेकिंग जो यूज़ होता है ट्रैक्शन के अंदर वो सब पढ़ना है इसके अंदर। तो ये सब जो है आप खुद से फॉलो कीजिएगा तो आपको बुक में समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन को कवर कर रहा हूँ, और इल्यूमिनेशन के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं हो पाएगा, मुझसे कवर नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसी बेसिस पे बना दूँगा। यहाँ पे इल्यूमिनेशन को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, यानी हम लोग यहाँ पे लाइट को पहले समझते हैं कि लाइट होता क्या है। देखिए लाइट जो है एक तरह का एनर्जी है, और ये रेडिएंट एनर्जी होता है, ठीक है। और इसका नाम रेडिएंट एनर्जी ही क्यों पड़ा, इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले हीट समझना होगा। देखिए हम लोग को पता है कि हीट को अगर एक बॉडी से दूसरे जगह भेजना हो, दूसरे बॉडी में, तो हमारे पास 3 मेथड होता है। सबसे पहला है कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन, और लास्ट है हमारा रेडिएशन। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक ए बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा बॉडी बी है जिसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर है। तो जब हम लोग ए और बी बॉडी को आपस में टच करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये 2 बॉडी है, ये एक पेन है और ये 2 पेन है, दूसरा पेन है, ठीक है। इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और ये ग्रीन वाले पेन का 25 डिग्री सेल्सियस, और जब मैं इसको टच करूँगा इस तरह से, तो सिंपल सी बात है ये वाला जो हीट है, इसमें जो हीट होगा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ग्रीन वाले बॉडी में, ठीक है। और तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट यानी सेम ना हो जाए, ठीक है। उस बेसिस पे इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडक्शन प्रोसेस, और इसको हम लोग रेगुलर फील करते हैं रेगुलर लाइफ में। जैसे जब आप खाना बनाइएगा तो वहाँ पर जैसे मान लेते हैं गैस पर आपका कढ़ाई चढ़ा हुआ है, तो कढ़ाई में अगर आप मिस्टेक से चम्मच उसी में छोड़ दीजिएगा तो आपका चम्मच भी कुछ देर में गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। दूसरा है कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन में होता क्या है, बेसिकली लिक्विड और गैसेस में, जैसे लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया, वहाँ पे अगर हम लोग को हीट ट्रांसफ़र करना होगा तो वहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप पैन में 1 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पैन है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले जो पानी गर्म होगा वो नीचे वाला, यानी जो नीचे तल का जो पानी है वो गर्म होता है, उसका फिर धीरे धीरे ऊपर तक पहुँचता है, यानी इसमें जो बीच में जो प्रोसेस हो रहा है हीट का ट्रांसफ़र वो हमारा कॉन्वेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। वही सेम सिचुएशन गैस में भी होता है, सबसे पहले नीचे तल वाला पानी गर्म होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर जाकर के हमारा पानी जो है पूरा जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है पानी का वो पूरा गर्म होता है। लास्ट है हमारा रेडिएशन। देखिए रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे सन, सूरज है हमारा, सूरज, और ये है हमारा पृथ्वी। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर का है, ठीक है। फिर भी यहाँ से यानी सन का जो गर्मी है वो अर्थ पे हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये जो हीट आ रहा है, यानी जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक तरह से रेडिएशन प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सन है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर बॉडी है, यानी इसका जो टेम्परेचर है, सन का जो टेम्परेचर है बहुत ही हाई है। तो जिस बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है वो बेसिकली हीट तो जनरेट करता ही करता है, साथ में लाइट भी इमिट करता है, ठीक है। और सन से जो लाइट यहाँ से, यानी सन से जो लाइट रिलीज़ होकर के पृथ्वी तक पहुँच रहा है वो किस मेथड से पहुँच रहा है, तो रेडिएशन प्रोसेस से, ठीक है। रेडिएशन प्रोसेस के कारण हमारा लाइट भी पहुँच रहा है, सबसे पहले लाइट भी पहुँच रहा है पृथ्वी पे, और हमारा हीट भी पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसका नाम पड़ा, लाइट का जो नाम पड़ा है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लाइट कहीं पे भी इमिट होता है, जैसे रूम में भी अगर हम लोग बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा रेडिएशन प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो वो सब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, उस बेसिस पे आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो नाम पड़ा है रेडिएंट, ये बेसिकली रेडिएशन मेथड यानी हीट ट्रांसफ़र का जो मेथड है उस बेसिस पे हमारा यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी पड़ा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये सूरज और पृथ्वी वाला है, ठीक है। तो पृथ्वी और सूरज से हमारा हीट भी ट्रांसमिट होता है और साथ साथ में लाइट भी इमिट होता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि लाइट आखिरकार कैसे जनरेट होता है, ठीक है। यानी लाइट को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि लाइट तभी जनरेट होगा जब हमारे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा। जैसे मान लेते हैं एक ए नाम का बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है, ठीक है। यानी इसका टेम्परेचर हाई है तो सिंपल सी बात है ये यहाँ पे हीट तो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा, प्लस साथ में अपने साथ लाइट भी ट्रांसमिट करेगा। तो लाइट तभी जनरेट होगा जब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होगा बहुत ही हाई होगा। और अभी हम लोग इल्यूमिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में, ठीक है। और वो कैसे होता है इसको मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा बॉडी है
यानी जो हमारा बॉडी, जो भी बॉडी होगा जो लाइट इमिट करेगा, वो दो तरह का बॉडी होता है। सबसे पहला है हमारा रेड हॉट बॉडी और दूसरा होता है वाइट हॉट बॉडी। देखिए इन दोनों को अगर समझना है तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ फिलामेंट बल्ब का। देखिए फिलामेंट बल्ब में होता क्या है, जैसे मान लेते ये हमारा एक फिलामेंट बल्ब है और ये इसका यहाँ पे फिलामेंट लगा होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपको एज्यूम हुआ होगा या फिर आप एक्सपीरियंस किए होंगे, जब हमारा वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज अगर लो होता है तो उस सिचुएशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट जो है ब्लिंक करता है, यानी फिलामेंट सिर्फ रेड कलर का ब्राइट करता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारा कोई भी रोशनी यानी कोई भी लाइट जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं जनरेट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो फिलामेंट पे टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता है, यानी टेम्परेचर हमारा लो है। तो इस तरह के बॉडी को कहते हैं हम लोग रेड हॉट बॉडी। और रेड हॉट बॉडी जो है कभी भी लाइट इमिट नहीं करता है, यानी लाइट जनरेट नहीं करता है। सिंपली यहाँ से जो हमारा जनरेट होगा वो एक तरह से हीट, यानी जो एनर्जी अवेलेबल होगा आसपास में वो एक तरह से हीट के फॉर्म में अवेलेबल होगा, लेकिन वहाँ पे लाइट हमारा जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी हमारा एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, फिर जो भी हल्का फुल्का जो लाइट मिलता है हम लोग को, उसका जो वेवलेंथ होगा बहुत ही हाई होगा। अब देखिए, अब जैसे ही हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, अब मान लेते हैं ऐसा हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे जो हमारा फिलामेंट है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, ठीक है। तब ग्लो कर रहा है, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यानी इस फिलामेंट के क्रॉस जो टेम्परेचर है ये बहुत ही हाई है। अब टेम्परेचर हाई हो गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक तरह से लाइट रिलीज़ होगा, ठीक है। लाइट रिलीज़ होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक हाई हो गया। तो इस सिचुएशन में यानी वाइट बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो हमारा लाइट इमिट करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब तक आपको लाइट के बारे में समझ में आ गया होगा कि लाइट होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी रेडिएटेड लाइक हीट। जैसा अभी मैंने बताया कि जिस तरह से हीट को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं रेडिएशन प्रोसेस से, उसी तरह से हमारा जो लाइट है वो ट्रांसमिट होता है रेडिएटेड मेथड से, जिस तरह से हीट ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और इट इज़ अ हीट एनर्जी इटसेल्फ, और ये अपने आप में क्या है, हीट एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, तभी वो क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने समझाया ये एक तरह का डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन अभी तक जो भी मैंने समझाया वही बोल रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लाइट के बारे में और थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अर्थ है। अब आपको पता है कि सन जो है हर तरह का रोशनी यानी हर तरह का जो है रेज़ को रिलीज़ करता है। तो सबसे पहला मान लेते हैं हमारा ये गामा रे हो गया, गामा रेज़ हो गया, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, या फिर एक्स रे हो गया। उसके बाद फिर जो भी हमारा इंफ्रारेड है, उसका फिर हमारा विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट देखिए, विजिबल लाइट हम लोग पहले समझते हैं। विजिबल लाइट में हमारा 7 लाइट आता है, ठीक है, यानी 7 कलर आता है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। और अभी हम लोग को यही समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, यानी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो, और वेवलेंथ और वेलोसिटी। अब देखिए, ये जो हमारा विबग्योर है यानी 7 कलर का जो पैटर्न है, ये कैसे आता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो सन है हमारा, ये हमेशा वाइट लाइट यानी सफ़ेद लाइट जो है इमिट करता है, ठीक है। और जब भी बारिश होता है तो बारिश होने के बाद जब अचानक से धूप रिलीज़ होता है यानी धूप निकलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बादल में कुछ ना कुछ बूंद यानी पानी का कुछ ना कुछ बूंद बचा हुआ रह जाता है। उस बेसिस पे हमारा जो वाइट लाइट है इस बूंद से होकर के क्रॉस करता है, यानी यहाँ से मान लेते हैं लाइट इस बूंद से होकर के क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक तरह से लाइट जो है वाइट कलर इस बूंद के थ्रू यानी प्रिज्म एक तरह से यहाँ पे काम करता है, और प्रिज्म के कारण यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब पड़िएगा तो उस बेसिस पे यहाँ से जो बैंड होकर के जो रिलीज़ होगा कलर, वो हमारा विबग्योर देता है, ठीक है। और अगर आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना है तो सिंपली आप अपने फ़ोन का यानी जो आपके पास मोबाइल है उसका पूरा स्क्रीन वाइट कर दीजिए, ठीक है, और उस पर 1 2 3 बूंद जो है पानी का डाल दीजिए, और उसको थोड़ा सा हिलाइएगा। देखिए वहाँ पे जो बूंद होगा यानी जो पानी का बूंद है उसके ऊपर आपको ये विबग्योर यानी 7 कलर यानी रेनबो का कलर दिख जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा ये 7 कलर रिलीज़ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग विजिबल लाइट। अब यहाँ पे देखिए,
अभी आपको पता हो कि रेड लाइट को हम लोग डेंजर साइन के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ये भी आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है, यानी रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है ये बहुत ही हाई होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू और भी इसमें जो कलर है विबग्योर में जो भी कलर है हमारा उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म से समझाता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से रेगुलर हो गया है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जो भी हमारा साइकिल बनेगा, जैसे 50 बना, 60 बना, 70 बना, वो उसका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। और वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक साइकिल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही हाई होता है, और सिंपल सी बात है जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, यानी ये वाला वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। अब कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव क्यों है, क्योंकि इसका वेवलेंथ छोटा है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो ये और ये पॉइंट, यानी इतना दूर है ना, इतना दूर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे फिर से एक और ग्राफ बनाऊँ इस तरह का, तो यहाँ पे हमारा वेवलेंथ जो होगा, एक कंप्लीट साइकिल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो जिस कलर का या फिर जिस भी ग्राफ का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, और वेवलेंथ को सिंपली हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेड लाइट क्यों यूज़ करते हैं किसी भी डेंजर साइन को इंडिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, उसका फिर हम लोग डायरेक्ट इल्यूमिनेशन पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझने से पहले हमारे पास कुछ ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए वेवलेंथ दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कलर है, ये पूरा कलर का नाम है, और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वायलेट का वेवलेंथ जो है 4000 है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ठीक है। और 1 मीटर बराबर होता है 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसको आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे वायलेट का जो वेवलेंथ है कम है, ब्लू और ग्रीन का जो वेवलेंथ होता है 5000 के बीच में आता है, ठीक है, 5000। येलो का जो वेवलेंथ है ये 6000 है, और ऑरेंज और रेड का जो वेवलेंथ है ये 7000 है, और इसके नीचे में जो इंफ्रारेड आता है उसका जो वेवलेंथ होता है ये 8000 है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अभी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ये ऑरेंज और रेड कलर का है, ठीक है, क्योंकि इंफ्रारेड जो है एक तरह से हीट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हीट के फॉर्म में रहता है। और इसीलिए जब हम लोग बाहर निकलते हैं धूप में तो हम लोग को कहा जाता है कि इंफ्रारेड से बचें, क्योंकि ये बेसिकली स्किन के लिए हमारे लिए हार्मफुल है, और इसके कारण हमारा क्या होता है, कैंसर होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑरेंज और रेड के बीच में देख रहे हैं, तो रेड का जो वेवलेंथ होता है एज़ कम्पेयर टू और भी जो हमारा विजुअल लाइट है उससे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इधर हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप फ्रीक्वेंसी अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़िएगा तो यहाँ से स्कैटरिंग यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये सिंपली होता है 1/λ यानी वेवलेंथ का पावर 4, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, इसलिए आप बस पेशेंस रखिएगा। अब देखें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग का पृथ्वी है यानी अर्थ है, जैसे ये हमारा एक सन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अर्थ है, और इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। तो यहाँ से जो हमारा कलर रिलीज़ हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग विजुअल को ही फोकस कर रहे हैं, विजुअल कलर को फोकस कर रहे हैं। विजुअल कलर यानी विवग्योर, और विवग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इसमें भी हमारा प्राइमरी कलर होता है। प्राइमरी कलर क्या क्या होता है, तो रेड होता है, ठीक है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। तो यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सन से हमारा रेड कलर रिलीज़ हो रहा है और ये अर्थ की तरफ जा रहा है, ग्रीन भी जा रहा है और ब्लू भी जा रहा है। लेकिन अब आपको पता है कि इसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में क्या है, हमारा बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, यानी डिफरेंट जैसे एयर हो गया, यहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर में है तो वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, उसका और भी हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्स्टिकल है, इसके रास्ते में ऑब्स्टिकल है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक मिरर है, ठीक है,
ये हमारा मिरर है, तो मिरर पे अगर आप टॉर्च जलाइएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, इसको आप जलाइएगा तो ये सिंपली क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल होगा तो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, जैसे डस्ट हो गया, धूल हो गया, ये सब हो गया, हाँ। तो उस बेसिस पे क्या होता है, ये लाइट जो होता है उस सारे पार्टिकल से टकराता है तो क्या होता है, एक तरह से जैसे आप मान लीजिए आप इस रास्ते में जा रहे हैं और बीच में कोई पत्थर आएगा तो आप सिंपल सी बात है अपना रास्ता चेंज कर लीजिएगा। यानी आप मान लेते हैं यहाँ से आप इधर जा रहे हैं, बीच में एक पत्थर आया, ये पत्थर है, तो सिंपल सी बात है आप इधर से सीधे नहीं जा सकते, तो आप सिंपली अपना डायरेक्शन चेंज कीजिए, यानी इधर मुड़ जाइएगा फिर इधर जाइएगा, है ना। तो उसी बेसिस पे लाइट के साथ भी होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा रेड कलर जा रहा है, उसके बीच में कोई आएगा तो क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे रेड कलर का जो वेवलेंथ है बहुत ही ज़्यादा है, यानी रेड कलर का वेवलेंथ बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन और ब्लू के, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कंपेयर में ये दोनों कम है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो सिंपली अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा कहने का मतलब वो सिंपली उसको पास कर जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आप जा रहे हैं और बीच में कोई छोटा सा पार्टिकल आया तो आप सिंपली इसको भी पार कर जाइएगा। तो ये कैपेसिटी होता है वेवलेंथ इंक्रीज़ होने के कारण, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो सिंपली उस ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रीन है और ब्लू है तो उस बेसिस पे क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं अभी आप अपने हाथ पे, जैसे ये फिंगर है मेरा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टॉर्च या फिर मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके यहाँ पे अगर टच कर दूँ तो इधर आप देखिएगा तो मेरा इधर भी फिंगर जो है रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। रेड कलर का क्यों दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ रेड पार्ट जो है यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। क्यों दिखता है, क्योंकि रेड कलर के पास कैपेसिटी होता है कि इतना बड़ा जो मीडियम, यानी मेरा जो फिंगर का थिकनेस है इसको भी क्रॉस करके ये आर पार हो जाए, ठीक है। यानी यहाँ का जो लाइट है इस साइड में, ये इस साइड भी दिखेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटी होता है वेवलेंथ इंक्रीज होने के कारण। लेकिन वही अगर आप दूसरा कलर यूज़ कीजिएगा, ब्लू को अगर आप यहाँ पे दबाइएगा और इधर आपको नहीं दिखेगा वो, या फिर ग्रीन कलर भी यहाँ पे जलाइएगा और यहाँ पे दिखाइएगा तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आसमान है उसका कलर जो है ब्लू क्यों दिखता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। देखिए रेड कलर के पास वेवलेंथ है तो ये सीधे सीधे क्या करेगा, पृथ्वी तक पहुँच जाएगा, यानी कहीं पे भी ये मुड़ेगा नहीं। देखिए ये सन है और ये अर्थ है, तो यहाँ से रेड कलर चलेगा तो यहाँ पे पृथ्वी पे डायरेक्ट पहुँच जाएगा, ये रेड कलर पहुँच गया। अब ग्रीन है तो ग्रीन कलर भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आने के कारण क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बैंड हो जाएगा, इधर बैंड हो गया, इधर बैंड हो गया, इधर बैंड हो गया, यानी अर्थ तक जो पहुंचेगा बहुत ही कम पहुंचेगा, ठीक है। उसका फिर ब्लू है तो ब्लू भी चलेगा यहाँ से, लेकिन ब्लू के पास जो वेवलेंथ है बहुत ही कम है। और वेवलेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है ब्लू और ग्रीन का, उसका बहुत कम होता है, ठीक है। ब्लू ऊपर है यानी ये 4-4.5 होगा, उसका ग्रीन आ रहा है नीचे में, तो ग्रीन का यानी 5,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो ब्लू कलर है ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहीं पे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। यानी पूरा इधर आ गया, यानी हम लोग के पास जो कलर नहीं आता है तो उसके कारण क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी होगा, यानी जो पृथ्वी पे यहाँ पे खड़े होकर के जब आप ऊपर देखिएगा तो आपको पूरा आसमान जो है ब्लू दिखेगा, ठीक है। और शाम जब होता है, यानी जब शाम ढलता है, फिर सुबह जब स्टार्टिंग में सूरज जब निकलता है तो उस बेसिस पे पूरा आसमान जो होता है रेड कलर का दिखता है। रेड कलर का क्यों दिखता है, तो वहाँ पे भी रीज़न है। देखिए ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यानी सुबह में डिस्टेंस जो होता है इन दोनों के बीच का बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। पहले मान लेते हैं, अगर पहले हम लोग यहाँ पे किलोमीटर लेके चलो, पहले 100 किलोमीटर था, ठीक है, एज्यूम कर लेते पहले 100 किलोमीटर था यानी नॉर्मल दिन में। लेकिन जैसे ही जब सुबह और शाम का जब डिस्टेंस आता है तो यहाँ पे जो 100 किलोमीटर है ये डिस्टेंस मान लेते हैं 150 किलोमीटर हो गया, ठीक है। यानी डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो यहाँ से फिर से चलेगा रेड चलेगा, यानी सुबह जब हो रहा है तो रेड चलेगा, ग्रीन चलेगा, ब्लू चलेगा, ठीक है। प्राइमरी कलर तो प्राइमरी कलर को मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस अधिक हो गया तो ग्रीन जो है अर्थ तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है, बीच में ये गायब हो जाएगा। ब्लू जो है और भी नहीं पहुंच पाएगा, ये और मतलब पीछे ही रह जाएगा। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है रेड कलर का, यानी रेड के पास ज़्यादा वेवलेंथ है, यानी स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ है, तो ये सिंपली क्या करेगा, ये सीधे सीधे अर्थ तक पहुंचेगा। यानी ये दोनों कलर में से हमारा सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पहुंचा। तो यही रीज़न है कि सुबह हो या फिर शाम हो तो हमारा जो आसमान होता है वो रेड कलर का दिखता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा रेड कलर ही हम लोग के पास पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक था। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए अभी रेड कलर का ज़्यादा वेवलेंथ है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंटेंसिटी, यानी आई को डिनोट करेंगे। स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग मतलब कितना कलर जो है मतलब
स्कैटरिंग कर रहा है, यानी अपने रास्ते से भटक जा रहा है, यानी कहीं और चला जा रहा है। तो आई इक्वल टू होता है 1/λ⁴। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर का जो वेवलेंथ है ये ज़्यादा है। रेड कलर का वेवलेंथ कितना है, तो ये 7000 है, तो यहाँ पे लेते हैं 1/7000⁴, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू क्या है, 1/λ⁴ है। यहाँ पे 1/λ का वैल्यू कितना, 7000, क्योंकि रेड कलर यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7000⁴ हो जाएगा। और इस 7000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से -4 लिखेंगे, यानी इसका जो नेट वैल्यू होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर है। उसके बाद अलग कलर का कंपेयर करते हैं, यानी ब्लू लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ब्लू केस में क्या, ब्लू के केस में इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी आई निकालेंगे, तो 1/λ⁴ हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लू का जो वेवलेंथ है ये 5000 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5000⁴, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो 5000⁻⁻4, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इस रेड वाले वैल्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेड कलर है ये स्कैटर कम करता है, ठीक है। नहीं, ये अपना रास्ता बहुत कम चेंज करेगा, लेकिन ब्लू कलर जो है ज़्यादा चेंज करता है, ठीक है। तो यही बताने का रीज़न है कि रेड कलर जो है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग दूर से भी रेड कलर को ईजी वे में देख सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे लाइट से। देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर होता है ये गामा रे का होता है, ठीक है। और गामा रे को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है कॉस्मिक रे का, हाई फ्रीक्वेंसी इसका होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बुक से दिखा दे रहा हूँ, ये कॉस्मिक रे है। कॉस्मिक रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे ज़्यादा होता है, और इसका जो वेवलेंथ होगा सबसे कम होगा, ठीक है। यानी जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी इन्वर्सली रिलेशन होता है। उसका गामा रे है, उसका एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट रे है, उसका फिर हमारा विजुअल लाइट आता है। तो विजुअल लाइट को याद कर लीजिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ होता है कितना होता है, तो ये होता है 10⁻⁻6, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये 3 गुना 10⁻14 होता है, ठीक है। उसका इंफ्रारेड जो होता है बेसिकली हमारा हीट होता है। उसका हमारा नीचे में आएगा शॉर्ट वेव, रेडियो वेव्स हो गया, उसका लॉन्ग वेव, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी था हमारा एक तरह से बेसिक था, और अभी हम लोग यहाँ से इल्यूमिनेशन को थोड़ा समझते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इल्यूमिनेशन को समझते हैं। देखिए, इल्यूमिनेशन जो होता है लाइट से डिफरेंट होता है, यानी अलग है ये, ठीक है। लाइट बेसिकली हमारा क्या होता है, एक तरह का काउज होता है, और इल्यूमिनेशन हमारा रिजल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं। देखिए, अभी एग्जांपल लेते हैं कि मेरे फ़ोन का भी फ्लैश लाइट ऑन है, तो फ्लैश लाइट के पास जो भी एनर्जी है वो क्या है, एक तरह से काउज है, ठीक है, यानी काउज है। और यहाँ पे पेपर के सामने जो भी हमारे यहाँ पे रोशनी हो रहा है, यानी हम लोग इस लाइन को या फिर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, वो हमारा क्या एक तरह से रिजल्ट है। यानी ये फ्लैश ऑन हो रहा है तभी हम लोग यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हुआ, और लाइट जो होता है हमारा काउज हुआ, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन सिंपली डिफरेंट है लाइट से, और लाइट जो होता है काउज होता है, और इस काउज के कारण हमारे पास जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेशन। अब देखिए, इस इल्यूमिनेशन के अंदर हम लोग को डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन करना होता है, जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर उसका यूनिट पूछेगा या फिर उसका फॉर्मूला पूछ देगा। देखिए, सबसे पहला है हमारा लाइट। तो लाइट को मैंने अभी डिफाइन किया। लाइट जो है हमारा एक तरह का रेडिएंट एनर्जी है या फिर एनर्जी है जो कि ह्यूमन आई को, यानी हमारे आँखों को विजुअल सेंसेशन देता है, यानी देखने का एक तरह का महसूस करवाता है। उसके बाद आता है हमारा लूमिनस फ्लक्स, और इसको कभी कभी हम लोग सिर्फ फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे लूमिनस फ्लक्स है, और लूमिनस फ्लक्स को बेसिकली हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और कभी कभी इसको एफ से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लूमिनस फ्लक्स को समझने से पहले यहाँ पे आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये हमारे पास एक जार है, यानी एक डब्बा है, एयर टाइट जार है हम लोग के पास, और इसके अंदर गर्म पानी है, ठीक है, यानी हॉट पानी जो है इसमें भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अभी ढक्कन से बंद है, यानी इसका जो कवर है ये बंद किया हुआ है। तो अगर आप इस कवर को खोलिएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो स्टीम बना होगा, यानी जो भाप बना होगा, यहाँ से ही बाहर निकलेगा, है ना, इस तरह से बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पे जो हमारा लूमिनस फ्लक्स है, लूमिनस फ्लक्स क्या कहता है
कि जैसे कोई हमारा बॉडी है, अब बॉडी यहाँ पे हम लोग सन ले लेते हैं और सन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है, और जिस बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले लाइट एनर्जी को इमिट करेगा प्लस साथ साथ में हीट को भी इमिट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे फोकस करना लाइट एनर्जी को, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही हाई टेम्परेचर बॉडी है, तो ये अपने साथ क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। तो यहाँ पे कहता है लुमिनस फ्लक्स कि 1 सेकेंड के अंदर जितना लाइट एनर्जी इमिट होगा वही हमारा कहलाता है लुमिनस फ्लक्स। तो यहाँ पे लुमिनस फ्लक्स का डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी रेडिएटेड और इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ लुमिनस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी बताया ये डेफिनेशन में यही है। लुमिनस फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी लुमिनस बॉडी से, लुमिनस बॉडी यानी वैसा बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई हो और उसके पास कैपेसिटी हो लाइट को इमिट करने के लिए, लाइट को ट्रांसमिट जनरेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा सन हो गया, और सन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। अब इसका टेम्परेचर हाई है तो सिंपल सी बात है ये अपना क्या करेगा, लाइट एनर्जी इमिट करेगा। तो 1 सेकेंड के अंदर जितना भी ये सन जो है लाइट एनर्जी को इमिट करता है उसको कहते हैं हम लोग लुमिनस फ्लक्स। और लुमिनस फ्लक्स का रिलेशन होता है, इसको हम लोग फाई नहीं तो एफ से डिनोट करते हैं, और फाई इक्वल टू होता है Q/T। और जहाँ पे T जो है हमारा टाइम है और Q जो है हमारा ये लूमेन है। अब लूमेन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए लूमेन समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक लुमिनस फ्लक्स का मतलब यही हुआ कि 1 सेकंड के अंदर जितना भी लाइट एनर्जी किसी भी बॉडी से यानी हॉट बॉडी से रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। अब हम लोग यहाँ पे लूमेन समझते हैं, लूमेन का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं। देखिए जब आप CFL खरीदने जाइएगा या फिर LED बल्ब खरीदने जाइएगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉर्नर में लिखा रहता है 10 लूमेन, नहीं तो फिर 15 लूमेन, 20 लूमेन, 50 लूमेन, इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। तो लूमेन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ये मान लेते हैं आपका बर्थडे है, ठीक है, और बर्थडे है तो आपके पास ये केक है, आपका बर्थडे केक है ये, और इस केक के बीच में अगर आप एक मोमबत्ती जलाते हैं, यानी ये हमारा एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा कैंडल है, ये यहाँ पे इस तरह से जल रहा है। तो एक मोमबत्ती को जब हम लोग जलाएंगे तो इसके आसपास में क्या होगा, लाइट इमिट होगा यानी रोशनी होगा। तो लूमेन कहता है कि 1 फुट की दूरी यानी इस मोमबत्ती से 1 फुट की दूरी तक जो हम लोग को लाइट मिलता है उसको कहते हैं हम लोग लूमेन, ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक है। यानी 1 फुट यानी इस कैंडल से 1 फुट की दूरी तक जितना भी हम लोग को इल्यूमिनेशन मिलेगा यानी प्रकाश मिलेगा उसको कहते हैं हम लोग 1 लूमेन, ठीक है। ये हमारा हुआ 1 लूमेन। और अगर हम लोग इस केक पे 100 मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है, तो 1 फुट की दूरी तक जो हम लोग को इल्यूमिनेशन मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे 100 लूमेन, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस बल्ब का ज़्यादा लूमेन है, जैसे मान लेते हैं एक बल्ब का 10 लूमेन है और दूसरे बल्ब का 20 लूमेन है, तो सिंपल सी बात है 20 लूमेन वाला जो बल्ब होगा ये रोशनी ज़्यादा करेगा यानी ये ब्राइट जलेगा, ठीक है, और 10 लूमेन वाला जो होगा बल्ब उसका जो ब्राइटनेस वो कम होगा। तो लूमेन सिंपली हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लूमिनस फ्लक्स, तो लूमिनस फ्लक्स क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के ऊपर, और Q जहाँ पे हमारा क्या है लूमेन है, और लूमेन अभी आपको समझ आ दिया मैंने लूमेन का मतलब क्या होता है। तो फाई यानी फ्लक्स यानी लूमिनस फ्लक्स किसी बॉडी से 1 सेकेंड में ज़्यादा अगर रिलीज़ होगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पे लूमेन भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्राइटनेस भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो 1 सेकेंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी को इमिट करता होगा। इसलिए सन अगर थोड़ा सा भी, जैसे मान लेते हैं पूरा बादल छाया हुआ है और अगर हल्का सा भी सन वहाँ पे दिखता है थोड़ा सा भी, तो वहाँ से हमारा क्या होता है पूरा बहुत ही तेज़ धूप निकलता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कैपेसिटी है 1 सेकेंड के अंदर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को इमिट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है। उस बेसिस पे हमारा फ्लक्स ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा तो लूमेन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था ये इसका मतलब यही हुआ कि जितना हॉट पानी रहेगा यानी जितना ज़्यादा पानी का टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो है यहाँ से स्टीम जो है भाप के रूप में निकलेगा, जैसे हम लोग इसका ढक्कन का जो कैप है उसको खोलेंगे तो, ठीक है। तो लूमेन का मतलब यानी इस एग्जांपल देने का मतलब यही था कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई है तो 1 सेकेंड के अंदर जो हमारा लाइट यानी जो भी हीट जनरेट होगा यानी हीट बाहर रिलीज़ होगा यानी वेपर रिलीज़ होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने समझाने के लिए तो यहाँ पे मैंने सन का एग्जांपल लिया क्योंकि सन का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है तो 1 सेकेंड में हमारा बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी इमिट होगा, ठीक है। अब हम लोग
नेक्स्ट है हमारा प्लेन एंगल। देखिए प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल सिंपली इसको हम लोग 2D यानी 2 डायमेंशन के रूप में दिखा सकते हैं, यानी इस पेज पे हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए अगर इसको दिखाना हो तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये सर्कल है तो इसका अपना एक रेडियस होगा, तो ये मान लेते हैं इसका ये रेडियस r है, ठीक है। और ये कैसे हुआ तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास LED बल्ब है और इस बल्ब को जब आप ज़मीन पे रख दीजिएगा और यहाँ से इन दोनों टर्मिनल में बैटरी से कनेक्ट करके सप्लाई दीजिएगा, तो ये क्या होगा, इससे जो रोशनी निकलेगा यानी जो प्रकाश निकलेगा वो इस तरह से फैलेगा। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो बल्ब है एकदम सरफेस लेवल पे होगा यानी ज़मीन पे पड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से जैसा भी मैंने रखा हुआ। तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगा इस तरह से निकलेगा, है ना, यानी यहाँ से एक सेंटर बनेगा और ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे यानी यहाँ पे मान लेते अगर दीवार है, ये हमारा दीवार हो गया, तो यहाँ से कुछ इस तरह से रोशनी पड़ के यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएगा, इस तरह से आर्क बनाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इस मान लेते हैं ये पॉइंट जो है यानी सेंटर जो है हमारा, यहाँ पे एक बल्ब है या फिर एक हमारा लाइट सोर्स है, और इसको हम लोग जब जैसी सप्लाई देंगे यानी जलाएंगे तो हमारा जो है इस तरह से एक आर्क बनेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यानी जहाँ तक हमारा रोशनी होगी, रोशनी तो हम लोग का सिर्फ यहीं तक होगा ना, यहीं पे सबसे ज़्यादा रोशनी होगी, इधर तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि टॉर्च में ऐसे ही होता है। टॉर्च को जब जलाइएगा तो हमारा एक फोकस यानी स्ट्रॉन्ग फोकस जो है दीवार पे बनता है, बाकी आसपास में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग आर्क, ठीक है। और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये आर्क का जो लेंथ है ये L है और ये रेडियस यहाँ से R है, तो ये भी हमारा रेडियस R होगा। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं थीटा, यानी थीटा एंगल बनाएगा, ये सिंपल सी बात है। और ये थीटा को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। और थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ यानी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये कहाँ से आया इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये रिलेशन एक तरह से प्रूफ में बताता हूँ। देखिए जब मैंने मैथ का एक वीडियो बनाया था, यानी मैथ जब भी आप पढ़िएगा खासकर रेशियो में, तो वहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक चलता है, बुक यानी बुक जो भी कहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी कहेंगे उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जिसको निकालना होता है उसे हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ लगाएंगे। देखिए इस पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक L है, तो यहाँ से लेके पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, यानी बुक कह रहा है 2πr, तो हम लोग को कहना है हम लोग के लिए कितना है, तो L है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही निकालना है तो इसको L लिखेंगे, इक्वल टू। अब फिर से बुक कह रहा है कि इस पूरे सर्कल में मैक्सिमम जो डिग्री बनेगा वो 360 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा गोला सर्कल घेरिएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, उससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं है। डिवाइडेड बाय हम लोग को कहना है कि कितना बन रहा है, तो ये थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 360L डिवाइडेड बाई 2πr। 2 से ये कट जाएगा यानी 180, और पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180 से 180 कट जाएगा यानी थीटा इक्वल टू L बटा R, और L जहाँ पे है आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ यानी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। और इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग सॉलिड एंगल को समझने के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है ये है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को समझते हैं। देखिए सॉलिड एंगल होता क्या है। सबसे पहले आप इमेजिनेशन कीजिए, जब भी आप सुबह में उठते होंगे और अगर आपका खिड़की अगर खुला हुआ है तो देखिएगा वहाँ से जो सूरज का जो रोशनी होता है वो रूम में आता है, ठीक है। और वो जो रोशनी रूम में आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे खिड़की थोड़ा सा खुला हुआ है इस पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा छेद है, तो यहाँ से जो रोशनी आएगा सूरज से ये इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी इस तरह से रूम में आकर के इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तरह से फैलेगा ये। और इसके बीच में जब आप ध्यान से देखिएगा तो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल जो होता है उड़ते रहता है ना। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, एंगल बना रहा है, और इसको आप अभी भी एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं
आप फर्श पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये पूरा फर्श है आपका, और अंधेरे रूम में बैठ करके ऊपर की तरफ, यानी ऊपर का जो सीलिंग है वहाँ पे आप एक तरह से टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एलईडी बल्ब है और इसको अगर मैं इस तरह से जलाऊंगा, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, तो आपको एक क्या दिखेगा, एक जिस तरह से यहाँ से इस तरह से कोन बनेगा, ठीक है। अगर इसको इस तरह से हॉरिजेंटली अगर मैं जलाऊंगा ऐसे, या फिर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से अगर मैं जलाऊंगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, इस तरह से ये इससे रोशनी निकलेगा, है ना। और यहाँ पे जो रोशनी निकलेगा ये पूरा एक तरह से एंगल, यानी इस तरह से एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एक तरह से सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम में यानी 3D की तरह दिखेगा ना ये, तो 3D की तरह जो दिखेगा तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यानी सर्कुलर एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो सर्कुलर एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसको मैं थोड़ा 3D डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। इस फिगर के लिए अगर मैं यहाँ पे बल्ब रखता हूँ और इसको जलाऊंगा तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, एक 3D एक रास्ता बनेगा, नहीं लाइट का पाथ दिखेगा हम लोग को। और इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है सन वाला, ठीक है। जब खिड़की आपका खुला रहेगा तो वहाँ से आपका सूरज का जो है किरण अगर रूम में आ रहा होगा तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और वहाँ से एक एंगल बनता है, यानी इसको आप 3D डायमेंशन से देख सकते हैं। और आपको फील भी होगा कि अगर आप यहाँ से, यानी जिस पॉइंट से, यानी जिस लोकेशन से ये सूरज का रोशनी इन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा एक एंगल बनाएगा, ठीक है, यानी किसी एंगल से ये बना रहा होगा। और ये एंगल जो होगा 3D होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर ही बनेगा ना वहाँ पे, क्योंकि रोशनी तो पूरा फैला होगा ना वहाँ पे। तो इस सर्कुलर जो यहाँ पे एरिया है या फिर जो भी एंगल है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ वैसा है नहीं, यहाँ पे मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, उस बेसिस में यहाँ पे डायग्राम भी नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, हो सकता है मैं लास्ट में यहाँ पे ऐड कर दूँ एक फ़ोटो, ठीक है। और इस सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा इक्वल टू होता है एरिया ऑफ स्फेयर। यानी ये एंगल कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो स्फेयर बन रहा है, जैसे आप टॉर्च को दीवार पे जलाइएगा तो दीवार के ऊपर स्फेयर बनेगा, है ना, यानी स्फेयर यानी सर्कुलर एक लोकेशन बनेगा। तो यहाँ पे जितना एरिया कवर करेगा उसका पूरा पूरा एरिया, यानी इस स्फेयर का एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी यहाँ पे जो स्फेयर बन रहा है इसका रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, स्फेयर स्क्वायर। और इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr² डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर यानी r², ठीक है। अब देखिए r² कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 4π, ठीक है। तो जो 4π आया वैल्यू, इसको हम लोग मेज़र करते हैं स्टे रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन। अब इसको याद करने का एक तरीका है, देखिए एक रिलेशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। LCS हम लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड स्किल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, तो L इक्वल टू CS क्या है ये, इसको समझते हैं। L हो गया हमारा लूमेन, L से हो जाएगा हमारा लूमेन, जो कि आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और C से हो जाएगा कैंडल पावर, जिसको हम लोग CP से डिनोट करते हैं। और S से हो जाएगा हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है, S से हो गया हमारा सॉलिड एंगल। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा L इक्वल टू CS, ठीक है। और सॉलिड एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना हो कभी भी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर से सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। कैंडल पावर अगर पूछेगा तो फिर से हम लोग यानी आगे पीछे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग कैंडल पावर का रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी एक फॉर्मूला से आपको 3 चीज़ फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। LCS बस याद रखिए, LCS एंड लूमेन इक्वल टू यहाँ पे कैंडल पावर इंटू स्टे रेडियन, ठीक है। और स्टे रेडियन जो है हमारा सॉलिड एंगल का यूनिट है, यानी ये सॉलिड एंगल है। अब देखिए दूसरा आता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इंटेंसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी की, कितना कैपेसिटी है इसमें, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं ये हमारा एक घर है, और घर पे यानी दीवार पे ऊपर वाले सीलिंग पे एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है। एक लाइट है 100 वाट का, और दूसरा लाइट है
60 वाट का, ठीक है। दो तरह का लैंप लगा हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग 100 वाट को ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन, यहाँ पे मान लेते CFL हमारा, ठीक है। इंसिडेंट लैंप को नहीं लेके चलने, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। CFL लेकर चलते हैं। CFL में क्या होता है, वाट जितना ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा वो रोशनी करता है, ठीक है। तो 100 वाट का जब हम लोग बल्ब यूज़ करेंगे एक रूम के लिए, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यानी रूम जो होगा ये पूरा पूरा रोशनी से भर जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमारा लाइट का इंटेंसिटी होगा, यानी जैसे ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, मान लेते हैं इस तरह का बल्ब है। तो यहाँ जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा रोशनी रिलीज़ होगा, पूरे रूम में फैलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कितने स्पीड से, यानी कितने वेलोसिटी से ये पूरा पूरा इस बल्ब से लाइट जो है रिलीज़ हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा लूमिनस इंटेंसिटी। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बाल्टी है, ठीक है, दोनों का सेम क्वांटिटी है, ठीक है, यानी दोनों का सेम वॉल्यूम है। अब हमारे पास दो पाइप है, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। ए पाइप का जो प्रेशर है, यानी इसका डायमीटर सेम है और इसका भी डायमीटर सेम है, दोनों पाइप का जो डायमीटर वो सेम है। लेकिन ए पाइप में जो प्रेशर है, यानी यहाँ पे जो प्रेशर है ये हाई है, यानी ज़्यादा है, और बी पाइप का जो प्रेशर है ये लो है। अब यहाँ पे देखिए, जिस पाइप का ज़्यादा प्रेशर होगा तो सिंपल सी बात है, ये बाल्टी जो होगा जल्दी भर जाएगा, यानी यहाँ पे टाइम हमारा कम लेगा। यहाँ पे प्रेशर कम है तो इस बाल्टी को भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पे लूमिनस इंटेंसिटी को इसी के साथ कंपेयर करके हम लोग समझते हैं, यानी कोरिलेट करेंगे। देखिए, लूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग सिंपली आई से डिनोट करते हैं। और जैसे ये हमारा एक रूम है, ठीक है, ये हमारा एक रूम है और इस दीवार पे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यानी ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अब जैसे इस बल्ब को ऑन करेंगे तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगा ये इस तरह से फैलेगा, जिस भी डायरेक्शन में इसका ये है फेस है उस तरह से यहाँ से रोशनी रिलीज़ होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनेगा। सॉलिड एंगल यानी 3D में, जिस तरह से हमारा, जैसे यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, ये हमारा खिड़की है या फिर छेद है दीवार में, उसके कारण सूरज का जो रोशनी है इस रूम में इंटर कर रहा है। तो रूम में इंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसके बीच बीच में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल उड़ते रहता है और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से सर्कुलर वे में हमारा एक एंगल बनाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो लुमिनस इंटेंसिटी में सबसे पहले हमारा जो सोर्स है, यानी जो भी हमारा लाइट सोर्स है, वहाँ पर एक सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस यूनिट सॉलिड एंगल से जितना भी लुमिनस फ्लक्स इमिट होगा, लुमिनस फ्लक्स मैंने क्या कहा अभी, जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, तो एक सेकेंड में ये सन जितना भी एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी को रेडिएट करे या फिर बाहर जनरेट करे, यानी बाहर फेंके, उसको कहते हैं लुमिनस फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, यानी इस सॉलिड एंगल से जितना भी हमारा लुमिनस फ्लक्स इमिट होगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको कहते हैं हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी। और जिस भी लाइट सोर्स का लुमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा, यानी जो यहाँ पे हमारा ब्राइटनेस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी यानी आई इक्वल टू होता है एफ जहाँ पे है लुमिनस फ्लक्स। और लुमिनस फ्लक्स अभी मैंने बताया कि एक बॉडी, यानी एक हमारा जो भी लाइट का बॉडी है, वो एक सेकेंड में जितना भी लाइट एनर्जी को रिलीज़ करेगा या फिर इमिट करेगा या फिर रेडिएट करेगा, तो एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितना भी हमारा लाइट एनर्जी को इमिट करेगा उसको कहते हैं हम लोग लुमिनस फ्लक्स। तो यहाँ पे आई यानी लुमिनस इंटेंसिटी इक्वल टू होता है लुमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा यानी सॉलिड एंगल। अब यहाँ से आपको रिलेशन दिख रहा होगा कि यानी हमारा ओमेगा यानी सॉलिड एंगल अगर कम होगा, यानी यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हमारा सॉलिड एंगल कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और सॉलिड एंगल अगर ज़्यादा होगा तो हमारा इंटेंसिटी कम हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आप एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, एक टॉर्च है, ये सिंपल फ़ोन जो होता है सैमसंग ये सब में, जो एक सिर्फ LED बल्ब लगा होता है यहाँ पे कॉर्नर में। तो इस टॉर्च को जब आप जलाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप, ये एक तरह से टॉर्च है यानी एक सिंपल सा LED बल्ब है, तो यहाँ से हमारा डायरेक्शन जो होगा इस तरह से जाता है, ये ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा मान लेते हैं सरफेस, ये सरफेस यानी ये दीवार है, तो यहाँ पे हमारा पूरा ब्राइट कर देगा। लेकिन वही अगर आप सिंपल सा एक इमरजेंसी लैंप ले लीजिए जिसमें ढेर सारा LED लगा हुआ है, यानी 20-25 जो लगा रहता है, और उसको जब आप जलाइएगा तो वहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको आप जब जलाइएगा, यानी इतना ये है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, इस तरह से फैल जाएगा पूरा,
है ना, इस तरह से फैलेगा। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड एंगल बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, यानी सॉलिड एंगल यानी ओमेगा ज़्यादा है, तो ओमेगा ज़्यादा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम करेगा यानी यहाँ पे अगर दीवार होगा ये, तो इस दीवार पे जो रोशनी होगा बहुत ही कम दिखेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो हमारा पूरा फैल गया है। लेकिन वही इस टॉर्च का है यानी एलईडी बल्ब है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यानी सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा, ये बहुत ही कम बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा, तो यहाँ पे जो हमारा इंटेंसिटी होगा यानी यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगा इस वाल पे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब देखिए इसका जो यूनिट होता है ये होता है कैंडिला, ठीक है, कैंडिला नहीं तो फिर लूमेन, ये लूमेन हो गया लूमिनस फ्लक्स का, और यहाँ पे ओमेगा है नहीं सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ठीक है। तो अगर आपको ये रिलेशन याद होगा तो आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये लूमेन नहीं समझ में आ रहा हो, ये लूमेन होता क्या है। देखिए लूमेन एक तरह से हमारा यूनिट है लूमिनस फ्लक्स का, इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे यानी ये हमारा केक है, ठीक है, और ये केक है, और इस केक में मान लेते हैं केक है, इस केक में एक हम लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मोमबत्ती, ठीक है, ये सिर्फ हमारा एक मोमबत्ती है। तो इस मोमबत्ती को जब हम लोग जलाएंगे तो इसके आसपास में क्या होगा, रोशनी होगा, यानी इधर इधर रोशनी होगा। तो लूमेन क्या कहता है कि जब भी आप एक मोमबत्ती को अगर जलाएंगे, ठीक है, तो 1 फुट की दूरी तक, यानी इस मोमबत्ती से 1 फुट की दूरी तक जो भी हमारा रोशनी होगा, यानी इधर हमारा रोशनी होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 लूमेन, ठीक है, यानी इस रोशनी को, यानी रोशनी का यूनिट है ये, ठीक है, यानी लूमिनस फ्लक्स का। तो इतने दूरी में जो हमारा रोशनी मिलेगा उसको कहते हैं 1 लूमेन। और अगर यहाँ पे हम लोग 100 कैंडल जला लें इस बर्थडे केक के ऊपर, तो यहाँ पे जो रोशनी मिलेगा 1 फुट की दूरी तक, वो होगा हमारा 100 लूमेन, ठीक है, ये है हमारा लूमेन। अब देखिए, और इसी तरह और भी है, जैसे कैंडल पावर हो गया, रिफ्लेक्शन फैक्टर हो गया, रिडक्शन फैक्टर हो गया, डिफ्रेक्शन फैक्टर हो गया, उसका फिर इल्यूमिनेशन का जो लॉ है, यानी बहुत ही अभी कुछ है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, और अभी इस वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पेज और पेन से इस चीज़ को समझाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।